हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। तो मेरी आज की कहानी है दिन के सपने। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ वक्त निकालकर कुदरती नज़ारों में समय बिताना किसे अच्छा नहीं लगता है। शायद इसी वजह से सुनंदा को जैसे ही पता चला कि बिरेश हनीमून के सिलसिले में दार्जिलिंग जाने के लिए दफ्तर में छुट्टी की अर्जी देकर घर लौटा है तो वह खुशी से झूम उठी। दार्जिलिंग शहर से दूर एक छोटी सी जगह चटकपुर के बारे में बिरेश को किसी ने जानकारी मिली थी। तभी से वह उसी जगह को देखना अपनी पहली पसंद बना बैठा था। दार्जिलिंग शहर से ही तकरीबन 28 किलोमीटर और सोंदा शहर से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर चटकपुर समुद्र तल से 7,810 फुट की ऊंचाई पर बसा है। छोटी जगह होते हुए भी यह सैलानियों के लिए बेहद सुकून भरा है। आसमान, छतें, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के साए में खिले रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। शायद इसी माहौल के चलते चटकपुर बिरेश की पहली पसंद था। हिमालय के घने जंगल के रास्ते हुए कब और कैसे चटकपुर पहुंच गए पता ही नहीं चला। उस दिन दार्जिलिंग का मौसम कुछ ज़्यादा ही सुकून भरा था। कंचनजंगा को छूती कंठी हवा बदन अजीब सा जोश जगा रही थी। देखते ही देखते उन्हें चटकपुर के रंग बिरंगे फूल पौधों से घिरे मकान दिखने लगे। गाड़ी ज्यों ही नरबू सिरपा के होम स्टे के सामने आकर रुकी, ताज़ा हवा का एक झोंका आकर रास्ते की उनकी सारी थकान मिटा गया। रब्बू सिरपा का होम स्टे क्या था, जैसे कश्मीर की डाल झील में तैरता कोई शिकारा। कमरे के अंदर का सजो सामान किसी स्वप्नपुरी का सा नज़ारा पेश कर रहा था। शहर के 5 सितारा होटल की मॉडर्न सुविधाओं को झुठलाती इस छोटी सी जगह में नरबू सिरपा का होम स्टे बड़ा शानदार था। सैलानियों के लिए बने कमरों के सामने नरबू और उसकी पत्नी सिमरन का निजी घर था। उससे लगे आधुनिक उपकरणों से लेस रसोई घर से उठती खुशबू भूख की ज्वाला में घी का काम कर रही थी। लेकिन नरबू सिरपा के कमरे की खिड़की पर खड़ी वह लड़की कौन थी जिससे नज़र मिलते ही बिरेश अपनी सुध-बुध खो बैठा था। क्या कोई लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है जिसे देखने के बाद किसी और को देखने की इच्छा ही खत्म हो जाए? वह हसीना बिरेश से आंखें चार होते ही खिड़की का पर्दा खींचकर पीछे हट गई थी। सुनंदा के साथ हनीमून मनाने आए बिरेश को लगा कि अब हनीमून में क्या रखा है। सुनंदा को पीछे छोड़ बिरेश अचानक नरबू के सामने आकर खड़ा हुआ था। नरबू जी, आप और आपकी पत्नी यहाँ का सारा कारोबार कैसे संभालते हो? मैं किसी दूसरे को तो यहाँ नहीं देख रहा हूँ। बिरेश ने इसी बहाने उस लड़की के बारे में जानना चाहा। है ना रेशमा, आप यहाँ जो कुछ देख रहे हैं सब रेशमा की वजह से है। उसके यहाँ आते ही हमारी किस्मत खुल गई है, हमारा कारोबार भी चल निकला है। रेशमा, इस लफ्ज़ कानों में रस सा घोलता बिरेश के दिल में उतर गया था। आपकी बेटी रेशमा क्या पहले कहीं और रहती थी? बिरेश की उत्सुकता बढ़ गई थी। रेशमा हमारी बेटी नहीं है साहब, वह हमारी ज़िंदगी में अचानक ही आई थी। कभी हमारा कश्मीर में होम स्टे का छोटा मोटा कारोबार था। अनाथालय में पढ़ी बड़ी रेशमा के गीत सुनने के लिए वहां आए सैलानी उसकी ओर खींचे चले आते थे। जब वह कुछ बड़ी हुई तो हम कानूनी तौर पर अनाथालय से उसे अपनी बेटी बनाकर ले आए। गीत संगीत का शौक उसे बचपन से ही था। जैसे जैसे वह सयानी हुई उसकी गायकी में निखार आता गया। रात में जब वह गाती थी तो घाटी में एक अलग सी समा बन जाता था। लेकिन हमें ऐसे बुरे दिन का सामना करना पड़ेगा हमने कभी सोचा नहीं था। दरअसल दूर कहीं से आए एक सैलानी को रेशमा से प्यार हो गया और वह प्यार कुछ ऐसा परवान चढ़ा कि वह सैलानी अपना सब कुछ छोड़कर कश्मीर का ही होकर रह गया। उन्हीं दिनों बादल फटकने के बाद आसमान की चट्टानें सैलाब की तेज धारा के साथ हम पर मौत बनकर घाटी में उतर आई। फिर पलक झपकते ही तेज धारा में हमारा सब कुछ बह गया। हमने रेशमा को तो बचा लिया लेकिन वह सैलानी बह गया। फिर उसका कहीं पता नहीं चला। अपने प्रेमी से जुदा होकर रेशमा भी
वादी में गुम हो गई। बहुत मुश्किल से उसे संभाला। फिर धीरे धीरे रेशमा के करिश्मे के चलते हम चंद सालों में फिर से उठ खड़े हुए। लेकिन सब कुछ ठीक होते हुए भी रेशमा खोई खोई सी रहने लगी। वह घर से जब तब निकल जाती। रात में उसके दर्द भरे गीत सुनकर लोग दुखी हो जाते। नरबू की बातों के बीच वीरेश का ध्यान बार बार रेशमा की ओर खींच जाता। सुनंदा से जब ना रहा गया तो वह वीरेश को खींचकर अंदर ले गई। हनीमून मनाने आए उन दोनों के लिए वह होम स्टेट बेचैनी का सबब बन गया था। देर रात तक सुनंदा वीरेश के आगोश में पड़े पड़े जब उब गई तो बोल उठी, कमरे में मुझे अकेली छोड़कर बार बार आंगन में जाकर खड़े होने की तुम्हारी वजह मैं समझती हूँ। जिसने तुम्हें बेचैन कर रखा है उसे मैंने भी देखा है। सपने देखना बंद करो वीरेश। तुम्हारी इच्छा की इज्जत करते हुए मैंने अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया। किसी एक का होकर रहना ही मर्दानगी है। लेकिन उस रात सुनंदा की आंखों में आए आंसुओं को तरजीह ना देकर वीरेश करवट बदलकर सो गया। वीरेश के लिए वह ना भूलने वाली रात थी। उसने जो कुछ देखा वह सच था या सपना उसकी समझ में नहीं आया। उसने देखा कि रेशमा अचानक अपने कमरे से बाहर निकल आई। सफ़ेद रंग की सलवार कमीज और काला दुपट्टा उसके गोरे बदन में तिलस्मा सा पैदा कर रहा था। आंगन में खिले बेला के फूल को अपने जूड़े में लगाकर वह गीत गुनगुना रही थी। उसे आंगन में अकेला देख वीरेश काम वासना की आग में जल उठा था। सुनंदा गहरी नींद में थी। उसे उसी हाल में छोड़ रेशमा को बाहों में भर लेने को वीरेश मचल उठा। देखते ही देखते रेशमा गुनगुनाते हुए घर से बाहर निकल गई थी। वीरेश यह सोचकर हैरान था कि बला की इस खूबसूरत लड़की को नरबू ने अपने घर के पिंजरे में कैद कैसे कर रखा है। वीरेश रेशमा के पीछे पीछे मशीन की तरह बाहर निकल आया था। देखते ही देखते रेशमा वीरेश की आंखों से ओझल हो गई थी। अब उसे रेशमा के गीत की आवाज़ दूर से आती सुनाई दे रही थी। उसकी समझ में नहीं आया कि इतनी जल्दी वह पथरीले टेढ़े मेढ़े रास्ते से टीले पर कैसे पहुंच गई। हार कर वीरेश कमरे में सुनंदा के पास आकर सो गया था। सुबह वीरेश की अलसाई आंखें रेशमा को ही ढूंढ रही थी। उसने देखा कि नरबू उसके साथ वाले कमरे को संवारने में मसरूफ था। शायद किसी नए सैलानी के आने की बात थी। दार्जिलिंग का मौसम उस दिन सुबह से ही खुशनुमा था। शाम होते ही एक नौजवान अपनी गाड़ी से जैसे ही होम स्टेट में दाखिल हुआ, नरबू ने सलामी बजाते हुए उसका कमरा खोल दिया। शाम होते ही वीरेश का कमरा चांदनी रात की शीतल रोशनी से जगमगा उठा था। वीरेश और सुनंदा को अपने कमरे से बाहर बरामदे में बैठकर बातें करता देखकर वह नौजवान उनकी ओर बढ़ आया था। वीरेश से हाथ मिलाते हुए उसने कहा, मैं अभिजीत, कर्नाटका। आप लोग शायद कोलकाता से हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? गनीमत है कि कुदरत से छेड़छाड़ करने वालों की बुरी नज़र से महफूज है यह जगह। लेकिन आप अकेले, कोई संगी साथी नहीं मिला क्या? वीरेश ने अभिजीत से पूछा। है ना आप लोग? वैसे इस माहौल में फल फूल रहे विभिन्न प्रजाति के पेड़ और जीव जंतु, खासकर चाय की पैदावार से जुड़ी यहाँ की मिट्टी की क्वालिटी की स्टडी के लिए सरकार ने मुझे यहाँ भेजा है, अभिजीत ने बताया। इन बातों के बीच नरबू गर्मा गर्म कॉफ़ी दे गया। वहाँ वीरेश के साथ बैठी सुनंदा का दिल कहीं, नजरें कहीं थी। उसने मन ही मन कहा, इस आफत को मिट्टी की जांच के लिए कोई और जगह नहीं मिली। फिर सोचा, इस हैंडसम के दिल में क्या चल रहा है, कौन जाने। जो भी हो, अभिजीत की शख्सियत काबिले तारीफ थी, जिससे सुनंदा भी प्रभावित हुए बिना ना रह सकी। हालांकि सच तो यह था कि जैसे रेशमा को देखकर वीरेश सुनंदा को भूल बैठा था, कुछ देर के लिए ही सही, अभिजीत को देखकर सुनंदा भी वीरेश को भूल गई थी। उस दिन रेशमा किसी काम से शहर गई थी। उसे आते आते शाम गहरा गई थी। होम स्टेट के आहते में घड़ी गाड़ी किसी नए सैलानी के आने का संकेत था। रेशमा आते जाते सैलानियों की खोज खबर कम ही रखती थी। वह शहर से आते ही अपने कमरे में चली गई थी।
रात गहराने लगी थी। बाहर पेड़ पौधे शबनमी चांदनी में नहा रहे थे। आंगन में खिले फूल कुछ ज़्यादा ही निखरे निखरे से लग रहे थे। अभिजीत आंगन में खड़ा हुआ था। खिड़की खोलते ही रेशमा की नज़र अभिजीत पर पड़ी। वह सन्न रह गई। उस अंधेरे में भी वह कश्मीर के अपने बिछड़े प्रेमी को पहचान गई। यकीनन वह अभिजीत ही है। यह जानकर रेशमा झट से खिड़की बंद कर बिस्तर पर आ बैठी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। उधर अभिजीत को सिर्फ इतना लगा कि कोई उसे देखकर पीछे हट गया है। अभिजीत को आंगन में खड़ा देख वीरेश कुछ सोच ही रहा था कि सुनंदा पीछे से बोल उठी, खिड़की बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। खिड़की ना हुई, मेरी सौत हो गई। औरतों में छठी इंद्री इतनी तेज होती है, इतना सोचकर वीरेश मुस्कुरा उठा था। आंगन में खड़ा अभिजीत अपने कमरे में जाने के बाद सोच ही रहा था कि आंखों को चकाचौंध कर देने वाले कपड़ों में किसी लड़की को दुपट्टे में अपना चेहरा छिपाए तेज कदमों से बाहर जाते देख उसके पैर रुक गए थे। उसने सोचा कि होम स्टेट में उसने सिर्फ 2 ही उम्रदराज लोगों को देखा था, फिर यहाँ जवान खूबसूरत लड़की कैसे? रात में वह अकेली निकलकर गई कहाँ? अभिजीत की इच्छा हुई कि वह उसका पीछा करे, लेकिन उसे यह ठीक नहीं लगा। फिर भी वह बाहर निकला। लड़की को मदमस्त चाल से घाटी के टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर जाते हुए देर तक वह देखता रहा। फिर वह उसकी आंखों से ओझल हो गई। अभिजीत अपने दिल की उत्सुकता दबाए लौटना चाह रहा था कि रात की चुप्पी को भंग करता किसी औरत के गले का सुमधुर गीत सुनकर वह ठिठक सा गया था। गीत की लाइनें उसे साफ सुनाई पड़ रही थी। गीत सुनते ही अभिजीत मन ही मन बोल उठा, अभी जो लड़की मेरी आंखों के सामने से गुजरी है, कहीं वह रेशमा तो नहीं? लेकिन इतने सालों बाद वह इस होम स्टेट में कैसे? इसके बाद अभिजीत के पैरों में जैसे पंख लग गए हों। आवाज़ का पीछा करता हुआ दौड़ पड़ा था। वह चिल्ला उठा, रेशमा, रेशमा, तुम कहाँ हो? दूर ऊंचे टीले पर मदमाती चांदनी में खड़ी रेशमा बाहें फैलाए बिछड़े प्रेमी को अपनी बाहों में भर लेने को बेचैन वही दर्द भरा गीत दोहरा रही थी। पास पहुँचते ही रेशमा, मेरी रेशमा कहते हुए अभिजीत उसकी बाहों में समा गया था। फिर दोनों ऐसे गले लग गए जैसे 2 बदन एक जान हो। रेशमा, इतनी साल बाद तुम मुझे यहाँ मिलोगी, यह कितनी हैरत की बात है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? रेशमा, मैं तो अपने काम में यहाँ आया था, लेकिन तुम्हें यहाँ कौन छोड़ गया? अभिजीत दोनों हाथों से रेशमा का चेहरा थामे उसकी आंखों में आए खुशी के आंसुओं के अक्स में अपने अतीत की उभरती यादों में डूब गया था। अभिजीत, ये बातें फिर कभी, अगर रातों रात हम यहाँ से भाग नहीं निकले तो हम स्टेट वाले हमें कभी नहीं जाने देंगे। उन्हें शक है कि मेरे जाते ही उनका कारोबार चौपट हो जाएगा। उनसे ज़्यादा डर तो मुझे कमरे में ठहरे बाबू से लगता है। अपनी खूबसूरत पत्नी के रहते वह आंगन में खड़ा अजीब नज़रों से मुझे घूरता रहता है। मुझे डर है कि मेरे लिए वह अपनी पत्नी की हत्या भी कर सकता है। यह बताते हुए रेशमा सहम गई। अब तुम मेरे साथ हो रेशमा, दुनिया तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। अभिजीत बोल उठा। अभी सुबह का उजाला फैला भी ना था कि अभिजीत रेशमा को लेकर वहां से चला गया। सुबह होते ही होम स्टेट में अरफा तफरी मच गई थी। सभी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। नरबू शेरपा अपनी पत्नी सिमरन के साथ मुंह लटकाए बैठा था। वीरेश को लग रहा था मानो किसी ने रातों रात उसका सब कुछ लूट लिया हो। सुनंदा बड़े अरमान से हनीमून मनाने आई थी, लेकिन वीरेश की नज़र रेशमा से क्या मिली? वह रात दिन उसकी एक झलक पाने के लिए खिड़की पर खड़े गड़ाए रहता था। वह सुनंदा को कमरे में अकेला छोड़ जब तब आंगन में आ खड़ा होता। कर्नाटक से आया अभिजीत रेशमा को ले उड़ा है, यह जानकर सुनंदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वीरेश किसी हारे हुए सिपाही की तरह सुनंदा के आगे हथियार डाल चुका था। जब रेशमा अपने बिछड़े साथी के साथ
हमेशा के लिए वीरेश की आंखों से दूर चली गई तो उसे हनीमून की याद आई। दिन भर के हंगामे के बाद जब होम स्टे में आखिरी रात बिताने की बारी आई तो वीरेश ने जैसे ही सुनंदा को अपने बाहों में भरना चाहा, वह खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाते हुए बिफर उठी। वीरेश, यह होम स्टे है, अपना घर नहीं। कल तक जिसकी चाहत में तुम मुझे पहचानने से भी इनकार कर रहे थे, आज एकाएक मेरे प्रति इतनी हमदर्दी कैसे? जिस तरह रेशमा को देखते ही तुम अपनी ब्याहता खूबसूरत पत्नी को भूल बैठे थे, मुझे भी तुमसे ज़्यादा स्मार्ट अभिजीत को देखकर कुछ ऐसा ही लगा था। कितना अच्छा होता अगर रेशमा की जगह अभिजीत मुझे भगा ले जाता और रेशमा तुम जैसे मतलबी यार को धुतकार देती। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबका भी जीवन खुशियों से भरा रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।